साथियों नमस्कार। अब इसके बाद हम अगले अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, अगले अधिकार की बात करेंगे। अगला अधिकार हमारा है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। इसके पहले हम 14 से 18 तक की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें समता के अधिकार के बारे में आपको बताया गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा जो समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसमें 6 प्रकार की आज़ादी हमको जो है बताई गई है। वो कौन कौन सी आज़ादी है उसके बारे में सबसे पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये पूरी तरीके से निर्बाध नहीं है, हमको एक लिमिट दी गई है, एक बताया गया, लिमिटेड नहीं है किसी रिचार्ज की तरह। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सा जो है वो अधिकार है। पहला है हमारा जो अधिकार है वो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि हमें बोलने की आज़ादी है। दूसरा है सभा करने की आज़ादी है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको जो है। अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एक व्यक्ति के रूप में हम बोल सकते हैं, हम सभा कर सकते हैं, हम लोगों के बीच के समूह में जो है बातचीत कर सकते हैं, कोई भी उस समूह में हमसे बातचीत कर सकता है। फिर उसके बाद जो है अगर बात करें तो हमें जो है संगठन बनाने की जो है स्वतंत्रता है। हम किसी कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई बड़ा जो सोसाइटी वगैरह है जो है तो उसको बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, इस प्रकार से जो है बना सकते हैं। फिर हमें घूमने की आज़ादी है, हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, हम घूम सकते हैं, वहाँ पर जा कर सकते हैं जो है। उसके बाद अगली एक आज़ादी और है कि हम संपत्ति भी वहाँ पर खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। और उसके बाद एक और हमें आज़ादी मिली है, एक और स्वतंत्रता मिली है, एक लिबर्टी और मिली है, उसका नाम है हमें व्यवसाय करने की आज़ादी है। ये 6 प्रकार की आज़ादी के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम जानें कि तर्क संगत कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए, वो किस प्रकार से लगाए गए हैं आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। सबसे पहले हम जो है आपको बताते हैं कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। क्या ये अपने आप में अनलिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो एक मर्यादा, हम दूसरे के साथ वही व्यवहार करें कि जो अपने प्रति हम अपेक्षा करते हैं। अगर हम किसी को गाली देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे अधिकार का तो जो है हम अपने अधिकार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले जिस व्यक्ति को गाली दे रहे हैं उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसका मानहानि हो रहा है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है किसी प्रकार की हानि ना होने पाए। एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे एक इसमें है प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी किस प्रकार से, जैसे अखबार निकाला जाता है तो अखबार जब निकाला जाता है तो अखबार में ये चीज़ होती है कि भाई आप अखबार में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान के साथ किसी प्रकार का जो है ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ का जो है विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हम आपको बात बताएं, 1975 में इमरजेंसी लागू हुई, आपातकाल देश में लागू हुआ। लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जाने लगा। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके बेटे संजय गांधी थे। संजय गांधी ने एक काम किया, संजय गांधी ने ये कहा कि जितने भी सूचना और प्रसारण मंत्री को बुलाया, उन्होंने अपने पास कहा कि जितने भी आर्टिकल निकल रहे हैं इस देश में, उस आर्टिकल को जो है जो अखबार में निकलने वाले हैं उन आर्टिकल्स को सबसे पहले हमें पढ़वाइए, हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से, उसके बाद हम उसका सही का निशान बताएंगे कि हाँ भैया आप निकाल सकते हो, तब उसके बाद आप निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक प्रकार से जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये भी अपने आप में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक चीज़ और आपको हम बता दें, चुप रहने का भी अधिकार इसमें है। आप मौन रह सकते हैं। किसी आदमी के निधन के बाद जो है कुछ लोग चुप रहते हैं, 2 मिनट का मौन धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं कि हम दुखी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब मैच होता है तो बड़ा ही रोमांच होता है, सड़कें सुनी हो जाती हैं, उसके बाद लोग अंदर ही अंदर घर के बैठ करके जो है टीवी देखते हैं, स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। उस दौरान भारत जब जीतता है तो फ्लैग को जो है उठाते हैं लोग, फ्लैग को उठा करके जो है अपना प्रदर्शन करते हैं। एक कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की ही एक बात है। इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है। दूसरे हम प्रकार की आज़ादी की बात करते हैं जो सभा करने की आज़ादी है। सभा हम कर सकते हैं, लोगों के बीच में कहीं पर भी मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसमें भी तर्क संगत कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो प्रतिबंध इस प्रकार से हैं कि जिससे अगर आप सभा कर रहे हैं तो उसमें कोई हथियार लेकर ना जाए, कोई ऐसी बात आप ना कहें कि जिससे कि जो है देश की एकता अखंडता को जो है क्षति पहुँचे। आप कोई ऐसी बात ना करें कि देश की सुरक्षा में जो है किसी प्रकार की बाधा पहुँचे। और आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप अपनी बात रख रहे हैं। इस प्रकार से जो है कुछ ना कुछ जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। तीसरे प्रकार की जो आज़ादी है उसकी हम बात करें, तीसरे प्रकार की आज़ादी है कि हमें सोसाइटी बनाने की, हमें एक प्रकार से संगठन बनाने की आज़ादी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो संगठन या सोसाइटी गैर कानूनी ना हो।
किसी प्रकार से जो है किसी व्यक्ति की गरिमा पर ठेस ना पहुंचाता हो, वह देश की एकता के लिए अच्छा हो, जो शांति के लिए अच्छा हो, समाज के लिए हितकारी हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। चौथा है कि हमें कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है। तो घूमने फिरने की आज़ादी हमें जो है मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें यह बताया गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। भारत कन्याकुमारी से लेकर जो है कश्मीर तक जा सकते हैं, उधर मेघालय से जो है अरुणाचल प्रदेश तक जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे एरिया में मत जाइए जहाँ पर युद्ध की स्थिति हो। युद्ध की स्थिति जैसे जम्मू कश्मीर में आप चले गए, वहाँ पर जो है आतंकवादी स्थितियाँ जो है ऐसी हैं कि युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। अब सेना के जवान ने आपको रोक दिया, आप ये कह देंगे भैया हमको आर्टिकल 19 के तहत हमको अधिकार मिला हुआ है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमको युद्ध देखना है, हमें देखना है कि किस प्रकार से लड़ाई हो रही है, हमने कभी देखा नहीं है। तो ऐसे में तो जो है कभी भी आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये आपके जीवन के अधिकार का जो है उल्लंघन होगा। कहीं पर ऐसा हो गया कि कोई आतंकवादी आपको जो है मार दे, तो इस प्रकार से जो है कहीं घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। आप कहीं किसी के घर में घुस जाएँ, आप कह दें कि भैया हम तो जो है आर्टिकल 19 के तहत हम घर में आए हैं, तो नहीं, किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है आपको, इस चीज़ का विशेष रूप से आप ख्याल रखें। इसके बाद अगले प्रकार की आज़ादी है, संपत्ति आप खरीद सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन ऐसे स्थान पर संपत्ति आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे इसके पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वित्त द्वारा ऐसा बना दिया गया कि आप जो है वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इस कानून को जो है बाद में हटा दिया गया कि आप उस संपत्ति के मालिकाना हक, जो कानूनी प्रावधान उसमें कर दिया गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एक और भी इसमें एक आर्टिकल जो है, अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग ये है कि हमें कहीं भी कुछ भी करने की आज़ादी है। कुछ भी करने का मतलब कोई व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो कोई व्यवसाय हम कर सकते हैं, जो है जाहिर सी बात है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि आप जो है शराब बेचना शुरू कर दें। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि हम कोई अवैध कार्य करना शुरू कर दें। अब हमें व्यवसाय करने की आज़ादी है, अब हम छिनैती चालू कर दें, हम रास्ते में पहुंच जाएं और किसी महिला का चैन खींच लें, पुलिस हमसे पूछे कि भैया ये बताओ कि कैसे क्यों किया, तो हम बता दें कि भैया आर्टिकल 19 के तहत हमको आज़ादी मिली। कोई भी हम व्यवसाय कर लें अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई गांजा बेचने लगे और पुलिस जो है उसको पकड़ ले, तो वह जो है न्यायालय के सामने यह कह दे कि भैया हमको जो है आर्टिकल 19 के तहत व्यवसाय करने की आज़ादी मिली हुई है, हम चाहे गांजा बेचे चाहे दारू बेचे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी अवैध कार्य आप नहीं कर सकते हैं। अवैध कार्य जो है अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से यह जो है जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है हमारे ऊपर जो है लागू नहीं होगी, निश्चित रूप से आप सजा के भागीदार बनेंगे। अब इसके बाद हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसी स्वतंत्रता है जो कि सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, नागरिक की बात नहीं की गई। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्ट है जो है, इसको आप ध्यान में रखना। तो जो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है किसी अपराध में, किसी उसको ऐसी शंका होती है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, कि उसके ऊपर आरोप लगता है, तो जब सबसे पहले उसको पकड़ते हैं तो उसको कहती है कि आप बताइए कि आपने अपराध किया है कि नहीं। तो वह व्यक्ति जो है इस चीज़ के लिए उसे आज़ादी मिलती है कि वह अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध जो है वह कोई बयान नहीं देगा। आप जानते हैं कि जब पुलिस 161 में जो है CRPC की धारा 161 होती है, उसमें जो है पुलिस किसी भी आरोपी का बयान दर्ज करती है, चार्जशीट जो है न्यायालय में दाखिल करते समय। तो उस 161 का जो बयान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का जो है उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध कोई भी गवाही नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसमें बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे सज़ा ना दिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह अपराधी नहीं है जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा सजा ना दी जाए। कोई किसी व्यक्ति के ऊपर, जैसे एक सामान्य रूप से एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं आपको, 323, 504, 506 का मामला होता है, या फिर छिनैती का मामला होता है, अन्य कोई मामला होता है, हत्या का मामला होता है। पुलिस उसमें चार्जशीट जो है दाखिल करती है। तो जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो वह सिर्फ आरोपी होता है। जब पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है तो अभियुक्त होता है, और जब न्यायालय उसे दोषी करार दे देती है कि भैया आपको जो है 10 साल तक की सज़ा मिल रही है, फांसी की सज़ा मिल रही है, तब वो अपराधी होता है। तो इन तीन चीज़ों में आप अंतर समझ गए होगी कि आरोपी क्या है, अभियुक्त क्या है, और कोई अपराधी या दोषी किस प्रकार से होता है। इसका अगला भाग हम पढ़ते हैं जो है इसी में, अनुच्छेद में, कि किसी व्यक्ति को जो है किसी भी एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। किसी व्यक्ति ने किसी के विरुद्ध जो है एक मामला जो है दर्ज कराया और कहा कि भैया इनको सज़ा होनी चाहिए, पुलिस ने चार्जशीट दे दिया। चार्जशीट होने के बाद जो है अदालत ने
उसे जो है दोषी करार दिया और 2 साल तक की सज़ा उसको दे दी। 2 साल बाद जो है वह व्यक्ति जो है फिर से जो है कह दे कि भैया इसी मामले में हम संतुष्ट नहीं हैं, इस आदमी को फिर से सज़ा होनी चाहिए, बड़ा ही गंभीर खूंखार टाइप का अपराधी है, तो ऐसे मामलों में कोई भी अदालत उसे 2 बार जो है सज़ा नहीं देगी, क्योंकि उसने अपराध एक ही किया है, इसलिए जो है सिर्फ 1 बार उसे जो है सज़ा मिलेगी। साथियों, अब इसके बाद हम मौलिक अधिकारों के क्रम में अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन जीने का अधिकार सामान्य रूप से इसे कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार कितना हो सकता है। जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन से अधिकार हमारे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें निहित है। इसे हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं। प्राण और दैहिक अर्थात पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हम यही पर्सनल लिबर्टी से करते हैं। आपके पास सामान्य रूप से सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, और एंड्रॉयड मोबाइल में सभी लोग पैटर्न लॉक या पिन लॉक लगा कर रखते हैं। सभी लोगों का यह अधिकार है कि अपने पिन को जो है किसी से ना बताएं। कोई आपका मित्र है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पिन को जानना चाहता है, तो आपकी पर्सनल यह अधिकार है कि आप किसी से इस चीज़ का शेयर ना करें, आप किसी से ना बताएं आपने इस मोबाइल के अंदर क्या क्या रखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आप उसे जानें, कोई दूसरा ना जानने पाए। यह अलग बात है कि अगर कोई जानना चाहता है तो आप उसे बताएं या ना बताएं, ये आपका अधिकार है। अच्छा, दूसरी चीज़ यह है कि सिर्फ आप एक चीज़ से बचें कि कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, अर्थात मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ ना रखें जो कि आपके जो है पर्सनल लिबर्टी से जो है बढ़कर हो, किसी प्रकार की अशांति फैलाता हो, किसी के अधिकारों का हनन करता हो। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो आईपीसी की धारा 497 की चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले संसद ने या सर्वोच्च न्यायालय ने उसे समाप्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होता है उससे जो पत्नी जो है किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी का मतलब किसी की संपत्ति नहीं है। पति जो है, हम आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक पितृसत्तात्मक देश रहा है, यहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पत्नी को ऐसा माना जाता है कि हाँ वह घर में तो है, लेकिन उसे जो ऐसा कुछ बिहेव जो किया जाता है उसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। यह जीवन जीने के अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन था। पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई संबंध स्थापित करती थी तो 497 में आईपीसी की धारा जो 497 है उसमें यह प्रावधान था कि पति चाहे तो उस पुरुष के विरुद्ध जो है कि उसने उसकी पत्नी के साथ जो है संबंध स्थापित किया है, उस पुरुष के विरुद्ध जो है वह मुकदमा दर्ज करा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। अगर वह महिला चाहती है, उस महिला का अगर इच्छा है, वह अगर पर्सनल लिबर्टी अगर अपनी चाहती है तो निश्चित रूप से उस पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती है। इससे जो है किसी प्रकार का जो है ये अवैध नहीं माना जाएगा। हाँ, यह तलाक का आधार जरूर बन सकता है। अगर उसका पति यह चाहे कि उसकी पत्नी जो है उसके बस में नहीं है, परिवार का जो निर्वहन होना है वो नहीं चल पा रहा है, तो ये तलाक का आधार बन सकता है किसी पति या पत्नी के लिए, लेकिन यह जो है अवैध, पूरी तरीके से जो है अवैध है। पर्सनल लिबर्टी से संबंधित अभी कुछ दिन पहले ड्रोन कैमरे के बारे में भी आपने सुना होगा कि सरकार ने ड्रोन कैमरे पर जो है रोक लगाने की कोशिश की। उसका कहना यह था कि कहीं ना कहीं यह जो है व्यक्तियों के जो निजी जानकारियां हैं कहीं ना कहीं उससे जो है बाधित होती है। आप कल्पना करके देखिए कि आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हैं और आपके मित्र आपस में जो हंसी मजाक कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक कैमरा लगा दे और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको चालू कर दे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो निजी जानकारियाँ हैं लोगों के बीच में प्रसारित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन जीने का अधिकार का यह उल्लंघन है। अब अगले क्रम में हम चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब यह है कि इसी अनुच्छेद में जो है आर्टिकल जो 21 है 21 में जो है जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है करवा दिया गया। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में शिक्षा का अभाव है तो उसका बिहेव कैसा हो सकता है, उसका बिहेव जानवर जैसा हो सकता है, वह जो है अपनी पूरी अच्छी लाइफ जो है नहीं जी सकता है। तो शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित रूप से जो है उन्हें अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, फ्री एजुकेशन दिया जाता है। आप समझ लीजिए कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालयों में ये व्यवस्था कर दी गई है। यह जो है जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, यह जो है दूसरा विषय है, मतलब यह है कि अनिवार्य नहीं है, ये जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन जीने के अधिकार के संबंध में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सम्मान पाने का अधिकार। कोई महिला है, महिला को यह अधिकार है कि वह अपने पति से या घर में
किसी व्यक्ति से या समाज में किसी भी पुरुष से जो है सम्मान प्राप्त करे, यह उसका अधिकार है। कोई व्यक्ति उससे जो है दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है, उसे गाली दे रहा है, उसका अपमान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि उसके जीवन जीने का जो अधिकार है वह जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। इसी प्रकार से भोजन प्राप्त करने का अधिकार, सरकार इस समय जो है राशन बहुत अधिक बांट रही है। कोरोना काल के बाद जो है लगभग सभी लोगों को जो है राशन देने की सुविधा प्राप्त हुई, जो है सब लोगों के बीच में राशन पहुंच रहा है, अन्य चीज़ें जो है पहुंच रही, सुविधाएं पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ साथ एक और भी अधिकार इसके साथ जुड़ा हुआ है, निःशुल्क और विधिक सहायता प्राप्त करना। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि आप जो है कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी व्यक्ति को अगर जेल में जो है डाला जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जो है निःशुल्क सरकार द्वारा विधिक सहायता प्राप्त करे, यह उसका मौलिक अधिकार है। इसके साथ साथ सोने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा हास्यास्पद लग सकता है, आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को आप पकड़ लें और उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद जो है उसको सोने ना दें, तो उसके जीवन जीने का जो अधिकार है वह प्रभावित होता है, वह ढंग से नहीं जी पा रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली में कई बार ऐसा मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट का लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, कई समाजसेवी संस्थाएं जो है इस संबंध में जो है जागरूक हो याचिका जो है दायर किया और कहा कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को निर्देश भी दिया कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि जीवन जीने का जो अधिकार है, पर्यावरण जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके। आपको एक छोटा सा उदाहरण हम बताते हैं। एक बार हम दवा लेने के लिए जो है अस्पताल में गए। वहाँ पर जो है अस्पताल में कहीं ना कहीं जो है कई प्रकार की दिक्कतें होती है। आप जानते हैं सरकारी अस्पताल की क्या कंडीशन है। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो देखा कि लाइट नहीं थी। मैंने जो CSC के जो अधीक्षक थे उनसे बात किया, उन्होंने कहा भैया लाइट नहीं है, जो है अब क्या करें उसमें जो है। हमने कहा लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके जो मरीज़ हैं उन मरीज़ों को बड़ी दिक्कत हो रही है। मरीज़ जो है सही ढंग से जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतनी गर्मी है, तो गर्मी से जो है लोग बेहाल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जीवन जीने का जो अधिकार है वह जो है प्रभावित हो रहा है। तो हमने उसमें लिखा जो है कि कहीं ना कहीं ये जीवन जीने का जो अधिकार है वो जो है प्रभावित हो रहा है। उसके बाद जो है CSC अधीक्षक जो है हमसे मिले और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो अगर कहीं भी आपको जो है दवा प्राप्त करने का अधिकार है, आपको अगर कोई बीमारी है तो दवा जो है आपको जो है निःशुल्क उपलब्ध कराए, यह सरकार की जिम्मेदारी है, यह जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी जा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था मेनका गांधी का। दरअसल संविधान के लागू होने के बाद आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया था जो बहुत ही संकीर्ण था, बहुत छोटा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और आपातकाल के बाद तो इसमें बहुत ही बड़ा विस्तार धीरे धीरे होना शुरू हो गया। और मेनका गांधी का केस आया था। मेनका गांधी का वीज़ा नहीं बन रहा था, सरकार ने रोक लगा दिया था। उन्हें बाहर जाने से अर्थात विदेश जाने से जो है रोक दिया गया था। उन्होंने एक याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि उनके जीवन जीने का जो अधिकार है वह बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उनके वीजे को जो है स्वीकृति दिया कि नहीं, इनको रोका ना जाए। अगर आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी एक विशेष पार्टिकुलर स्थान पर जो है रख दिया जाए और कहा जाए कि आप स्वतंत्र नहीं है कि किसी भी स्थान पर घूमने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन जीने के अधिकार जो है इससे प्रभावित होता है। तो यह भी घूमने फिरने की जो आज़ादी है उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। तो ये आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब कोई मुख्यमंत्री जो है कहीं पर आते हैं या प्रधानमंत्री जब किसी स्थान पर आते हैं तो जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो छोटे नेता होते हैं, वो अपना हाईलाइट होने के लिए अक्सर काले झंडे दिखाते हैं। यहाँ पर भी हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। एक बार तो एक व्यक्ति को जो है जमकर बुरी तरीके से मारा गया था, जो है पुलिस वालों ने जमकर मारा पीटा था। अच्छा, उसके पहले भी अगर प्रशासन को ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का जो है दंगा फसाद कर सकता है, काले झंडे दिखा सकता है, शांति व्यवस्था में खलल डाल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पुलिस जो है 24 घंटे पहले से हिरासत में ले लेती है। अब सोचिए कि भाई आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, उसके पहले ही शंका बस जो है किसी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करके जो है निरुद्ध कर दिया जाता है, डिटेंशन लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि भैया आप 24 घंटे तक 36 घंटे तक आप यहाँ पर रहो, थाने में लॉकअप में रहो। अब बताइए उस आदमी के ऊपर कैसी बीतती होगी। वो आदमी पूछता है कि भैया हमारी गलती क्या है, अभी तो हमने कोई अपराध किया ही नहीं। पुलिस कहती है कि भैया ठीक है आपने अपराध किया नहीं है, लेकिन मुझे शंका है, मुझे इस बात की पूर्णतः जानकारी है कि आप ऐसा कर सकते हो कि कोई ऐसा कार्य कर सकते हो जिससे शांति व्यवस्था में खलल पैदा हो सकती है। उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे 48 घंटे तक जो है रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो कानून होता है वो एक ये होता है।
अच्छा, एक और भी बात है, 151 जैसे कभी कभी मारपीट की आशंका हो जाती है, 107/16 की कार्रवाई होती है सीआरपीसी में। और कभी कभी देखिए जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान प्रशासन एक काम करता है कि जितने भी अपराधी किस्म के होते हैं उन्हें जिला बदर कर देता है। जिला बदर का मतलब है जिले से बाहर चले जाओ, अगर जिले के बाहर नहीं गए, यहाँ पर रहे तो निश्चित रूप से पकड़ करके आपको जो है लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा, जेल में कर दिया जाएगा। अगर चुनाव के दौरान कोई ऐसी अनहोनी बात होती है, कोई दंगा फसाद होता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। या फिर 107/16 की कार्रवाई की जाती है, सामान्य सी बात होती है, मुचलके पर छोड़ दिया जाता है, एक बॉन्ड भरा जाता है, बॉन्ड के अंदर ये कहा जाता है कि हम कोई जो है ऐसी दिक्कत नहीं करेंगे। फिर 151 का चलान होता है, कभी कभी 151 के चलान में होता है कि दो पक्षों के बीच में जो है मारपीट की आशंका बन जाती है। ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अब मारपीट हो गई, तब मारपीट हो गई, तो पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस जो है, अभी अपराध नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले ही उनको जो है पकड़ करके जो है डिटेंशन कर देती है। तो इस प्रकार से। अच्छा, दूसरा क्या होता है अपराध, दूसरे प्रकार का अपराध है कि कोई व्यक्ति किसी का जो है सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो पुलिस के पास हथियार होता है कि पुलिस उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको पकड़ करके लॉकअप में बंद कर दे, उसका चालान कर दे और उसे जेल भेज दे। तो जो ये प्रक्रिया है गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में जो है क्या क्या अधिकार हैं उसको हम बताते हैं। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले अगर पुलिस जाती है किसी के पास, तो उस व्यक्ति को यह बताना पड़ेगा पुलिस को कि किस आरोप में जो है आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये उस व्यक्ति का अधिकार है। किसी को ऐसे ही पकड़ करके चलो भैया आप अंदर चलो, आपको जो है अंदर कर दिया गया, जो है पूछने पर जो है उसकी पिटाई हो रही है, लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति को यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि आपको किस आरोप में यहाँ पर लाया गया है, आपका अपराध क्या है। अच्छा, दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट बताई गई है कि उसे 24 घंटे से अधिक जो है लॉकअप में नहीं रखा जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा लॉकअप में नहीं रखा जाए। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो है उसे पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट चाहे तो उसे जो है जेल भेज दे या फिर चाहे तो जो उसे जमानत दे दे। पहले क्या होता था कि जैसे शुक्रवार के दिन जब किसी व्यक्ति को परेशान करना होता, अब भी है और पहले भी होता था, क्योंकि पुलिस थोड़ी मनमानी होती है, किसी को लाठी डंडे से पीट देती है, उसकी मनमानी जो है धीरे धीरे चल रही है। लेकिन तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुलिस की मनमानी चलती है, लेकिन 24 घंटे से अधिक लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। और किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को हमने पहले ही बता दिया कि उसे जो है बताना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि उसे वकील की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे जो है एक वकील जो है नामित किया जाएगा कि हाँ भैया आप आकर के जो है अपने वकील से मिल सकते हो। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका कोई जान पहचान वाला नहीं, उसके पास उसके जेब में 1 रुपया नहीं, तो सरकारी एक वकील जो है मिलेगा जो उनको कानूनी सलाह देगा, बताएगा कि हाँ किस अपराध में क्या बात है, कैसे है और उसमें सही चीज़ क्या है, कैसे किया जाएगा, ये उसका अधिकार है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 22 जो है हमारा समाप्त हुआ, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई है।